हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यताप के बारे में। इसके पहले हमने देखा था वायुमंडल की संरचना और संगठन। अब यह हमारा सेकंड लेसन है और यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपका कि सूर्यताप किसे कहते हैं। पृथ्वी तल पर सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। या फिर यूं क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यताप किसे कहते हैं, पृथ्वी पर सूर्यताप के वितरण को समझाइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो देखते हैं सूर्यताप क्या होता है। सूर्यताप पृथ्वी को तीन मौलिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है: सौरिक विकिरण द्वारा, पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा और पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा। परंतु सौरिक विकिरण पृथ्वी की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, परिचालन यानी कि कंडक्शन, संवहन यानी कि कन्वेक्शन तथा विकिरण यानी कि रेडिएशन की प्रक्रिया द्वारा क्रियान्वित होता है। अब देखिए सूर्यताप क्या होता है। व्हाट इज इंसोलेशन। देखो यहाँ पर इंसोलेशन का जो फुल मीनिंग होगा वो इस तरह से होगा। इनका मतलब इनकमिंग, एस ओ एल का मतलब सोलर, और एसन यानी कि रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसको हम इंसोलेशन को इस तरह से बोल सकते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि आने वाला सूर्य की विकिरण या आने वाला सूर्य का ताप। तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। डेफिनेशन इस तरह से है इसकी: वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। श्रीवार्ता महोदय ने सूर्यताप को इस तरह से परिभाषित किया है। श्रीवार्ता महोदय के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित, जिनकी लंबाई 1/250 से 1/6700 मिलीमीटर और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर्य विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। सूर्य के धरातल का ताप 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 6,000 डिग्री सेल्सियस है तथा केंद्रीय भाग का तापमान कितना है, 5 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान 250 डिग्री केल्विन यानी कि -23 डिग्री सेल्सियस तथा पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान 283 डिग्री केल्विन यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर यह ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब -273 केल्विन होता है। कुछ शब्दावलियाँ हैं यहाँ पर सूर्यताप में, जिनको हम लॉ ऑफ रेडिएशंस बोल सकते हैं। लॉ ऑफ रेडिएशन नामक भी लेसन है आपके, लेकिन उसको हम कुछ विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से या कुछ विशेष डेफिनेशंस के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स का टॉपिक है और फिजिक्स में लगभग 4-5 नियम हैं रेडिएशन के, तो वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इजी चीज़ें हैं वही देखेंगे। फोटोन, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। सौरिक स्थिरांक, व्हाट इज सौरिक स्थिरांक किसे कहते हैं ये देख लेते हैं हम। सूर्य की बाह्य सतह यानी कि फोटोस्फीयर से ऊष्मा के विकिरण की दर, जो प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट 1.94 कैलोरी या 2 ग्राम कैलोरी होती है, को सौरिक स्थिरांक कहते हैं। या सूर्य के सामने स्थित पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त सौरिक ऊर्जा की मात्रा प्राय स्थिर रहती है, इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। दोनों डेफिनेशंस ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ये ध्यान रखना, सौरिक स्थिरांक जो है वो 1.94 कैलोरी है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ लगभग में हमने 2 ग्राम कैलोरी लिख रखी है, जबकि वास्तविक जो है वो 1.94 ग्राम कैलोरी है। सौरिक स्थिरांक को लेंजली में भी व्यक्त किया जाता है। लेंजली ऊष्मा ऊर्जा के मापन की इकाई है।
प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है। नियमानुसार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती है। इस कारण से सूर्य विकिरण द्वारा निकली ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में होती है तथा प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील की गति से भ्रमण करती है। कम तापमान वाली वस्तु से विकिरण कम होता है परंतु दीर्घ तरंग के रूप में होता है। सूर्यतप के स्रोत यानी कि सूर्यतप किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। हालांकि सूर्यतप का जो एकमात्र स्रोत है वास्तविक रूप से वो सूर्य ही है और सूर्य की विभिन्न लेयर परतें जो है उसका वायुमंडल जो है वो सूर्यतप का स्रोत है। सौरिक ऊर्जा का विकिरण सूर्य की बाह्य सतह यानी कि प्रकाश मंडल से होता है परंतु ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग होता है। सूर्य एक विशाल गैसीय पिंड है जिसकी व्यास 13,82,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी की व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों से हुआ है। कोर, पहला कोर, दूसरा फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल, तीसरा क्रोमोस्फीयर और चौथा कोरोना। ये कोरोना सूर्य वाला है, बीमारी वाला नहीं है, महामारी वाला नहीं है। सूर्य की बाह्य प्रकाशीय सतह को फोटोन के प्रभुत्व के कारण फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर की गैसीय संरचना में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम होती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है जिसमें अगणित छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र होते हैं। इन्हें ग्रेनुल कहते हैं। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं अंधेरे धब्बों को सौर्य कलंक या सौर्य धब्बा सन स्पॉट्स कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को पैकुला कहते हैं। सूर्य से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर फोटोस्फीयर के चारों ओर जलती गैसों की परत होती है जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को कोरोना कहते हैं। ये सब धौलियाँ ध्यान रखें आप लोग। फोटोस्फीयर में निकले इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा जो क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना में प्रवाहित होती है को सौर पवन यानी कि सोलर विंड कहते हैं। कभी कभी जलती तप्त गैसों का अचानक एवं विस्फोट प्रस्फोट होता है जिसे सोलर फ्लेयर या सौरिक ज्वाला कहते हैं। सौरिक विकिरण को लघु तरंग विकिरण कहते हैं। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होती है अतः इसे विद्युत चुंबकीय रेडिएशन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण या EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। सूर्यताप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि सूर्यताप के वितरण को समझाइए। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि सूर्यताप किसे कहते हैं, सूर्यताप के वितरण को समझाइए। ठीक है, तो देख लेते हैं सूर्यताप का वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में कालिक परिवर्तन होते हैं। सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के पास होती है क्योंकि यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यताप की मात्रा तेजी से कम होती जाती है तथा ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का केवल 40% ही सूर्यताप प्राप्त हो पाता है। यहाँ पर यह अक्षांश है और यह सूर्यताप की मात्रा है प्रतिशत में। तो आप देख सकते हैं इसको 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री तक आप सूर्यताप की मात्रा को देख सकते हैं कि कितना % सूर्यताप प्राप्त होता है अलग अलग अक्षांशों में। ठीक है, ये बना लेना आप लोग। इसके बाद में देखते हैं धरातलीय तापमान निम्न मध्य अक्षांशों वाले भागों में सर्वाधिक होता है न कि भूमध्य रेखा के पास। हाँ, ये बात ध्यान रखने योग्य है। जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा निम्न मध्य अक्षांशों यानी कि 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, न कि भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक तापमान नहीं होता। ये ध्यान रखने योग्य बात है। सर्वाधिक तापमान निम्न मध्य अक्षांशों वाले भागों में होता है यानी कि लगभग 5 डिग्री से हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है न कि भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक तापमान इसलिए नहीं पाया जाता, हालांकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है लेकिन वहाँ पर
आर्द्रता अधिक होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, आर्द्रता अधिक होता है, इसलिए बारिश भी अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक तापमान नहीं हो पाता। आगे देखते हैं। सूर्यतप के वार्षिक अक्षांशीय वितरण के अनुसार सूर्यतप के 3 स्पष्ट मंडल दिखाई देते हैं। पहला, अधिकतम सूर्यतप मंडल या निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल। इस मंडल को अधिकतम सूर्यतप मंडल कहा जाता है। इस मंडल का विस्तार कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। अतः प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त करता है। इसको छोड़कर यह भाग वर्ष भर अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। दूसरा है मध्यम सूर्यताप मंडल या मध्य अक्षांशीय मंडल। इस मंडल का विस्तार 23.5 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यताप कर्क संक्रांति जो कि 21 जून को होती है, सूर्य लंबवत होता है, एवं मकर संक्रांति यानी कि 22 दिसंबर को लंबवत के अनुसार सूर्यताप प्राप्त होता है। यहाँ सूर्यताप शून्य नहीं होता। तीसरा है न्यूनतम सूर्यताप मंडल या ध्रुवीय मंडल। ध्रुवों के चारों ओर वर्ष में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है, परंतु वर्ष के कुछ समय में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्यताप शून्य हो जाता है। इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र का मात्र 40% सूर्यताप ही प्राप्त हो पाता है। सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बताइए। ठीक है, तो सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जिनमें पहला कारक है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, परंतु ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम होता जाता है, अर्थात किरणें तिरछी हो जाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण 21 जून यानी कि पहली स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में किरणें अधिक तिरछी होती है। किरणों के तिरछेपन का प्रभाव 2 रूपों में होता है। पहला, लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती है, जिस कारण उस स्थान का ताप अधिक हो जाता है, जबकि तिरछी किरणों की उतनी ही मात्रा धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती है, अतः ऊष्मा कम हो जाती है। दूसरा है, सीधी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत को पार करना होता है, जिस कारण सूर्यताप की कम मात्रा ही वायुमंडल में नष्ट हो पाती है, क्योंकि किरणों को वायुमंडल की कम दूरी पार करनी पड़ती है। इसके विपरीत तिरछी किरणों को वायुमंडल की मोटी परत को पार करते समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण सूर्यताप की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। दूसरा कारक है दिन की अवधि, यानी कि सूर्य के प्रकाश कितनी देर तक रहता है। तो दिन की अवधि भी सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करती है। दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, सूर्यताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर परिक्रमा पूरा करती है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति में भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है और उत्तर की ओर घटती जाती है। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है, सभी जगह दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। ध्यान रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर वह दिन है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इन दोनों दिन सभी जगह दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है तथा साथ ही किरणें सीधी पड़ती है, वहाँ पर निश्चित रूप से सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। यहाँ पर ये अक्षांश है और ये दिन की अवधि है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर दिन 12 घंटे का होता है, जबकि 90 डिग्री अक्षांश पर एक दिन 6 मास का होता है, 6 महीने का होता है। ये देख लेना, बना लेना इसको। तीसरा कारक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी सूर्य की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। औसत रूप में पृथ्वी सूर्य से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। ठीक है, 9 करोड़ मील में औसत रूप में पृथ्वी सूर्य से 9 करोड़
30 लाख मील दूर है, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एनसीईआरटी में इस तरह से है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर यानी कि एफेलियन कहा जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। जिस कंडीशन में पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है उपसौर की। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहेलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है उपसौर या अपसौर किसे कहते हैं। ठीक है, अपसौर का मतलब होता है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, वो स्थिति अपसौर कहलाती है। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, वह स्थिति उपसौर कहलाती है। ठीक है, पहली स्थिति यानी कि अपसौर 4 जुलाई को होती है और दूसरी स्थिति उपसौर 3 जनवरी को होती है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप यानी कि इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण द्वारा कम हो जाता है। चौथा कारक है सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट्स। सूर्य की बाह्य सतह यानी कि फोटोस्फीयर, जिसको हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं, में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र डार्क कूल एरियाज की सौर कलंक कहते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग में सामयिक विक्षोभ एवं विस्फोट होने से सूर्य की सतह यानी कि फोटोस्फीयर में सौर कलंकों का निर्माण होता है, यानी कि शीतल क्षेत्रों का निर्माण होता है। गैलीलियो ने सबसे पहले सौर कलंक की पहचान की थी। सौर कलंकों की संख्या में वार्षिक परिवर्तन होता रहता है। जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि होती है तो सूर्य से विकिरण में वृद्धि होती है। ध्यान रखिए, जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि होती है तो सूर्य से विकिरण में वृद्धि होती है तथा धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब सौर कलंकों की संख्या घट जाती है तो सूर्य की सतह से ऊर्जा का उत्सर्जन भी कम हो पाता है। पांचवा कारक है वायुमंडल का प्रभाव। सौर विकिरण तरंगों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए सूर्य एवं पृथ्वी के वायुमंडलों से होकर गुजरना पड़ता है। अतः सौरिक ऊर्जा के कुछ भाग का परावर्तन, विसरण, अवशोषण तथा प्रकीर्णन आदि प्रक्रियाओं द्वारा मार्ग में नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। पृथ्वी सूर्य से उत्सर्जित समस्त ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पृथ्वी सूर्य से उत्सर्जित समस्त ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। अब यहाँ पर कुछ वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं, लॉ ऑफ रेडिएशंस हैं, वो देख लेते हैं। प्रत्यावर्तन रिफ्लेक्शन, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुँचने वाले विकिरण यानी कि ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे अल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक या रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट या प्रत्यावर्तिता रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और ध्यान रखना, पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो 35% है। ठीक है, एल्बिडो वह सूर्यताप की वह मात्रा होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा या पृथ्वी की सतह द्वारा वापस परावर्तित कर दी जाती है। उसका किसी भी प्रकार का यूज नहीं होता, उसको एल्बिडो कहा जाता है। विसरण या विस्तृत प्रत्यावर्तन डिफ्यूजन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, धूल कणों तथा जल कणों द्वारा, जबकि इन कणों की व्यास प्रवेशी सौरिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य से लंबी होती है। विद्युत चुंबकीय लघु तरंग सौरिक विकिरण के प्रकीर्णन को विस्तृत प्रत्यावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा प्रवेशी सौरिक विकिरण की कुछ मात्रा शून्य में वापस लौट जाती है तथा कुछ ऊर्जा निचले वायुमंडल में मौजूद रहती है। अवशोषण एब्जॉर्प्शन, प्रवेशी विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने में आत्मसात या धारण करने तथा उसे ऊष्मा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण करने वाले तत्व या वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। तो प्रकीर्णन स्कैटरिंग, वायुमंडल में स्थित धूल कणों तथा गैसों के अणुओं द्वारा प्रवेशी सौरिक विकिरण के कुछ भाग का विभिन्न दिशाओं में विसरण तथा उसके बिखराव की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले ने
लॉर्ड रेले महोदय ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, इसलिए इसे रेले प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकीर्णन की प्रक्रिया उस समय प्रभावी होती है जब धूल कणों एवं गैस कणों की व्यास सौर के विकिरण की तरंगदैर्ध्य से छोटी होती है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है हमारा, और लेसन का नाम था सूर्य तप, इंसुलेशन। ठीक है, इसमें सूर्य तप का वितरण भी है और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। 3 कारक हैं इंपॉर्टेंट। सूर्य तप क्या होता है, डेफिनेशन, सूर्य तप का वितरण, ठीक है, मंडलों के अकॉर्डिंग, या जो जोन है सूर्य तप के, किस तरह से पृथ्वी में जो कटिबंध है उसके अकॉर्डिंग सूर्य तप का वितरण, और सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो लेसन है हमारा वो है ऊष्मा बजट, हीट बैलेंस, हीट बजट या ऊष्मा संतुलन, वो अगले अध्याय में देखेंगे हम। ठीक है, आप इनके नोट्स बना लें। ध्यान रखें, मैं आपको केवल नोट्स उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, समझाना पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर समझाना क्लास में ही पॉसिबल हो पाता है, मैं क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए। बाकी नोट्स की जिम्मेदारी जो मेरी है वो मैं आपको अवश्य उपलब्ध करवाता रहूँगा। बाकी अगर किसी चीज़ में दिक्कत है आपको, वो कमेंट करके आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए एक पंक्ति सुना देता हूँ इसी बात पर।